जय श्री राम सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, पहला यूनिट कह लो, नेशनल इनकम। और तुम्हारी डेट शीट आ गई है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं और भी आती रहेंगी सारी रिविजन्स की, तो आप देखते रहना। तो इसके लिए आप लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ज़रूर से करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम बड़ी क्रिस्प वन शॉट रिवीजन करेंगे हर चैप्टर की, ताकि तुम्हारे पेपर्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। इवन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा वीडियो के अंदर, और पेपर के टाइम पे भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना देंगे जो पेपर में आने की जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट, नेशनल इनकम। तो करते हैं स्टार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहले तो मैक्रो वर्ड कहाँ से आया? मैक्रो से, जिसका मतलब है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? अगर क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ ले फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो जी कीन्स नाम है उसका, जॉन मायनार्ड कीन्स। ठीक है, और ये कहाँ से बना, कैसे पता चला? बुक पब्लिश हुई थी एक 1936 में, जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सी बुक पब्लिश हुई थी जॉन मैनार्ड कीन्स की। कीन्स बहुत फेमस है क्योंकि उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब जितना भी स्टडी वगैरह हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है वो उसी ने किया है। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बुक का नाम 1936 में आया था। तो थोड़े से कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, टर्म्स, पहले उनको पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। अब कंजम्पशन की बात करूंगा तो दैट मीन्स एग्रीगेट ऑफ सम, मतलब सम टोटल ऑफ द कंजम्पशन। ठीक है, अब कंजम्पशन को मैं टोटल कैसे करूंगा? मैं एक टाइम पीरियड भी तो बताऊंगा। तो टाइम पीरियड का एक अकाउंटिंग ईयर है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं ना, अप्रैल से लेके मार्च तक जनरली हमारा अकाउंटिंग ईयर यही है। बट कुछ कंट्रीज़ का अलग होता है, बट अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हमारा अकाउंटिंग ईयर इज अप्रैल टू मार्च। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। तो मैं वही मान के चलता हूँ और कहता हूँ इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द कंजम्पशन ऑफ G&S का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंड कंज्यूमर इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो हम इसको बोलेंगे एग्रीगेट कंजम्पशन। सिंपल, एक साल में कितनी कंजम्पशन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी कंट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? इन एन इकोनॉमी कितनी हो रही है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन। ठीक है, एग्रीगेट प्रोडक्शन क्या हुआ? सेम चीज़, एक कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में। बहुत सिंपल, 4 वे में इसको डिवाइड कर दो। एक अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, एक इकोनॉमी में किन गुड्स एंड सर्विसेज का और क्या हो रहा है। सिंपल, कंजम्पशन हो रहा था वहाँ कंजम्पशन डाल दो, एक्सपेंडिचर हो रहा था एक्सपेंडिचर डाल लो, सप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्शन हो रही है तो प्रोडक्शन डाल दो। बाकी तो सेम है, अकाउंटिंग ईयर, इकोनॉमी और गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलते आगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स के टाइप कितने हैं? गुड्स के टाइप है 2, एक है इंटरमीडिएट गुड, एक है फाइनल गुड। फाइनल गुड की सब कैटेगराइजेशन है कि फाइनल गुड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। उसमें से एक है फाइनल कंज्यूमर गुड, एक है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट गुड। बहुत सिंपल है। ठीक है, ईजी सा है, देख लेते हैं क्या है। इंटरमीडिएट गुड कहता है कि यूज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूँ तो दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसकी कंजम्पशन को हम कहेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो कहूँगा इंटरमीडिएट गुड क्या है? यूज ऑफ रॉ मटेरियल, एक चीज़। दूसरा, अगर कोई गुड मैं परचेज कर रहा हूँ रीसेल करने के पर्पज से, उसको भी मैं इंटरमीडिएट गुड मानता हूँ। मतलब जितने भी डीलर हैं, रिटेल शॉप्स हैं, होलसेलर्स हैं, जैसे तुम मार्केट के अंदर देखते हो दुकानें, ये सब क्या, ये सब जो उन्होंने गुड रखा है वो रीसेल के लिए रखा है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड, सिंपल सेंस में। ठीक है, तो इसकी गुड्स की कंजम्पशन को क्या कहूँगा मैं? इंटरमीडिएट गुड की कंजम्पशन को कहते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बोलूँ, आप कार ले लो। ठीक है, आगे जाके तुम्हें लगेगा कि कार क्या हमारा, वो तो फाइनल गुड है, बना हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कार अगर एक डीलर की शॉप में पड़ी है जो बेच रहा है, मान लो जम्मू मोटर्स की दुकान पे पड़ी है, वो बेच रहा है उस कार को, अगर वो कार बेचने के लिए, तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड कहते हैं, फाइनल गुड नहीं कहते। बना हुआ फाइनल गुड तो है, बट वो अभी बिकने के लिए है, वो डीलर के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे जाके हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा कि इंटरमीडिएट गुड वो है जो गुड जिसने प्रोडक्शन लाइन की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करी है, एक बीच में बैरियर होता है, अगर वो क्रॉस कर दे हम उसको बोलते हैं फाइनल गुड। उससे पहले वाले को कहते हैं इंटरमीडिएट गुड, जो मतलब पूरा फाइनली प्रोड्यूस नहीं, बट रीसेल वाला जो गुड है वो भी यहाँ आता है। स्पेसिफिकली वो डेफिनेशन है रॉ मटेरियल के लिए, जो बैरियर क्रॉस करने वाला है ना, यहाँ पे भी क्रॉस है, बट
अभी बिका नहीं है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल गुड। फाइनल गुड में दो कैटेगरीज है, हमने कहा एक फाइनल कंज्यूमर गुड, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड। पहले कंज्यूमर गुड पढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड बहुत आसान है। क्या है, अगर कोई गुड कंज्यूमर डायरेक्ट लेता है, जैसे कि मैं, तुम, कोई भी कंज्यूमशन के लिए हम लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड। सिंपल, मैंने कार ली डीलर की शॉप पे जाके, मैंने बेचने के लिए पर्पज से नहीं ली, मैंने यूज़ करने के पर्पज से लिया, और वो भी पर्सनल यूज़, तो मैं उसको क्या कहूँगा, फाइनल कंज्यूमर गुड। आपने कोई सामान लिया बाजार जाके, मान लो ब्रेड लेकर आए, ठीक है, चॉकलेट लेकर आए, कोई भी चीज़ लेकर आए बाजार से, कोई भी सामान अपने कंजम्पशन के लिए, हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड। सिंपल, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो नॉर्मल डेली यूज़ कंज्यूमिंग गुड हो, जैसे कि आप एसी लेने गए, ठीक है, तो वो भी तो तुम्हारा कंज्यूमर गुड ही है, मगर तुम यूज़ कर रहे हो, बट टाइम पीरियड लंबा होगा, बट कंज्यूम तो आप ही कर रहे हो, उसको फाइनल कंज्यूमर गुड ही बोलेंगे। कार को भी 10 साल तक यूज़ करोगे, फाइनल कंज्यूमर गुड, और कहीं नहीं आएगा। बात करें फाइनल प्रोड्यूसर गुड की। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड है जो प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल हो। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली उसी से हो, बट ठीक है, फाइनल गुड वो गुड है जो कोई प्रोड्यूसर यूज़ करे, ऐसा समझो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में लिंक होना ज़रूरी नहीं है, बट जो एक प्रोड्यूसर यूज़ करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये कार की एग्जांपल लेते थे हम। कार को मैंने बोला अगर वो होल सेलर, रिटेलर, कोई डीलर के पास पड़ी है तो वो है इंटरमीडिएट गुड। अगर वो मैंने ले ली है तो फाइनल कंज्यूमर गुड। अब मान लो वो एक टैक्सी ड्राइवर खरीद लेता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो उससे कंजम्पशन नहीं कर रहा, उससे कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, चाहे वो एज ए फिक्स एसेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो उससे कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, हम उसको कहेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब मैं नॉर्मली जब मैं यूज़ करूँगा, मैं उससे कोई कैश फ्लो थोड़ी जनरेट करूँ, मैं किसी को सर्विस थोड़ी दे रहा हूँ, मगर वो तो दे रहा है ना, टैक्सी ड्राइवर, तो हम उसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड बोलते हैं। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं सुइंग मशीन की। सुइंग मशीन अगर किसी डीलर के पास है बेचने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अगर वो मैंने ले ली है अपने घर पे इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको मैं बोलूँगा फाइनल कंज्यूमर गुड। और वही मशीन अगर टेलर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अब तुम क्लासिफिकेशन कर पाए होगे, तो हम ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं कि वो इंटरमीडिएट है, वो फाइनल है कि कंज्यूमर है। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एंड यूज़ के बेसिस पे। तो जब भी क्वेश्चन है आप उसका एंड यूज़ पता करो। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम किया हुआ है, परचेज ऑफ कार ऑलवेज मीन्स अ परचेज ऑफ फाइनल गुड। क्वेश्चन आएगा ऐसा स्टेटमेंट, क्या कि परचेज ऑफ कार का मतलब क्या होता है कि आपने परचेज कर लिया फाइनल गुड, बन तो गया कार, तो आपने क्या फाइनल गुड बोलोगे? नहीं, हम चेक करेंगे कि हमारा यूज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर मैंने कार पे एक्सपेंडिचर किया है कंज्यूमर ने, उसका मतलब है वो फाइनल कंज्यूमर गुड है। अगर वही कार एक टैक्सी ड्राइवर यूज़ कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड। अगर वो कार रिटेलर की दुकान पे पड़ी है रीसेल के लिए, रीसेल का मतलब यहाँ दोबारा सेकंड हैंड रीसेल नहीं है, रीसेल का मतलब है कि उसने पीछे से होलसेलर से खरीदी और अब वो रिटेल के शॉप तरह बेच रहा है। ठीक है, रीसेल का मतलब हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। तो मतलब एंड यूज़ ही मैटर करता है प्रोडक्ट का, कि वो प्रोडक्ट कहाँ क्लासीफाई होगा। वैसे ही स्विंग मशीन है, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, परचेज ऑफ स्विंग मशीन का खुद ड्राफ्ट करो, वैसे आंसर फ्रेम्ड है। अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए हो तो ये मेरा पीछे नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो तो मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, जिसका भी नोट्स बोलोगे उसका भेज दूंगा। ओके, और बड़े समराइज नोट है, अगर तुम्हें पसंद आए तो रखो, ज़रूर देखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अराउंड यहाँ दिख रहा होगा 51 पेजेस है। 51 पेजेस में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो लगा लो 20 पेज क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे, बाकी सारा जो है वो नोट्स है चैप्टर 1 का, और काफ़ी समराइज नोट्स है। अच्छा, बात करें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप होता है फील्ड जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। कि मान लो आप 12th में हो, आपका स्कोप क्या है? स्कोप जो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पीएचई पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा ऑप्शनल है, और इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये दिस इज़ योर स्कोप। ठीक है, स्कोप इन द फील्ड ऑफ स्टडी। अब मैक्रो में तुमने क्या पढ़ना है, दैट इज़ योर फील्ड। अब इसके लिए मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तुम अपनी कॉमन सेंस से लिख सकते हो, क्योंकि तुमने अभी तक सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अब तुम रिवीजन कर रहे हो, तो वो जो चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उन सब के नाम ही तुम्हारा स्कोप है। तुमने जो इसमें पढ़ा कंटेंट, वही तुम्हारा स्कोप है। जैसे तुमने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा, नेशनल इनकम, हमने क्या कैलकुलेट करा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, दिस इज़ योर स्कोप। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, मान लो मनी एंड बैंकिंग पढ़ा, मनी एंड बैंकिंग में क्या पढ़ा, सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई के उसके फंक्शंस क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, हमने मनी का वैल्यू पढ़ा, मनी है क्या, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये सब मनी एंड बैंकिंग में आया। वैसे ही गवर्नमेंट बजट में पढ़ा, बजट क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, वही सेम चीज़ आगे पढ़ी हमने एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, ये सब पढ़ा हमने। उसके बाद मान लो लास्ट हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो आ चुकी है, आप वो देख सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज ये सब पढ़ा। उसके बाद उसके अंदर क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि जी फिक्स फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज होते हैं।
ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा कि बीओपी क्या होता है, ये सब जो है ये स्कोप। तो आपने यही स्कोप लिखना, अब सारे टॉपिक्स नहीं लिख के आना, चैप्टर का नाम न्यू टॉपिक, अगर स्कोप पूछ ले, अगर स्कोप आ गया ना बच्चों नाच लेना पेपर में जाके, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे ना बुक्स में जनरली है नहीं है, बट एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हुआ इसके ऊपर, ठीक है, छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया हुआ, बट मैं तुम्हें करा दूँ, तो पेपर में आ चुका है। इसका नाम है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ठीक है, ईयर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन वो ईयर था जिसमें पूरे वर्ल्ड की जीडीपी गिरी थी, और वो जीडीपी इसलिए गिरी थी क्योंकि यूएसए में फॉल आया था। हम 1929 की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम पावर तो उस टाइम भी यूएस था, तो अगर उसमें फॉल आता है तो हमारी पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी गिरती है, राइट। अगर वो चढ़ती है तो पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी ग्रो करती है, डोमिनेटिंग है वो। तो कहता है इट ओरिजिनेटेड इन यूएसए, पॉइंट्स में लिख के आना, 2 या 3 नंबर, 3 या 4 नंबर का आएगा ये शॉर्ट नोट में अगर आया तो यूएसए में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में। कब एंड हुआ था? 1933 में। और हुआ क्या था इसमें? जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, यूएसए से स्टार्ट हुई थी, 3% से 25% तक वो बढ़ गई अनएम्प्लॉयमेंट। जब डिप्रेशन आता है तुम्हें पता है फॉल आता है हमारी इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी गिरती है ना तो लोगों की कमाई, इनकम कम होने लगती है। अब इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेंडिचर भी कम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालूंगा। जब एम्प्लॉयज़ बाहर निकलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो वो 3% से बढ़कर 25% होगी, ठीक है। बहुत फैक्ट्स बड़े पुअर, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन में और क्या आया? जीडीपी ड्रास्टिकली फॉल हुई। जीडीपी कितनी फॉल हुई? 33% फ्रॉम 1929 से 1933 में। हमारी 1929 से 1933 में यूएसए की जीडीपी 33 टाइम्स फॉल कर गई। अब सोचो, एक कंट्री, एक इकॉनमी जिसका अगर मान लो आज के टाइम पे तो ऐसे इतने ट्रिलियंस में है, अगर वो 29% फॉल कर जाए, 33% सॉरी फॉल कर जाए, तो कितनी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब उस टाइम पे कितनी थी वो आइडिया नहीं है, बट ठीक है, फॉल हुई थी। और इसका जो इफेक्ट था ना वो 30s तक रहा था, ठीक है। मतलब इट लास्ट इज इन 1930s, मतलब 1929 में स्टार्ट हुआ तो 1933 में तो एंड हो गया, बट लास्टिंग इफेक्ट भी आता है, तो वो पूरे डिकेड तक रहा था, ठीक है। उसके बाद डिकेड पता ना तुम्हें? डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, तो एक डिकेड तक उसका इफेक्ट रहा था। अब देखो उसके बाद ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस है। मैं एक बार रीड नहीं करूँगा, कोई सेंस नहीं बनता। मैक्रो और माइक्रो तुमने पिछले भी पढ़ा हुआ है, और ये तुम खुद भी कर सकते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी 11th में कर चुके हो। तो मैं एक बार ऐसे गो थ्रू करवा देता हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सके, ताकि स्टॉप करके देख लो। तो मैं धीरे धीरे गो थ्रू करवाऊँ और नीचे नीचे तो आप पढ़ लेना। मैंने लिख दिया, बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा, तो आप कर सकते हो ये सब। आई गेस ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ पढ़ाने वाली है वो पढ़ाऊँगा मैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड। देखो हमने ऊपर इंटरमीडिएट भी समझा, हमने फाइनल भी पढ़ा, बट क्या हम वही चार्ट पेपर में लिख कर आ जाएंगे? इतना सिंपल नहीं, वो समझने के लिए था। अब एक्चुअली डिफरेंस आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्या हमने पढ़ा? इंटरमीडिएट गुड वो गुड होता है जो कब कौन सा होता है? एक रॉ मटेरियल यूज होता है और एक रीसेल पर्पस है। डेफिनेशन: दीज गुड्स मे बी यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन एंड रीसोल्ड बाय द सेलर फॉर प्रॉफिट। पहला पॉइंट, मीनिंग। अब बात करें नीचे, कहता है दीज गुड, मैंने कहा था ना एक बाउंड्री लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करा अभी तक। कहता है दीज गुड रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड वो गुड है जो अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर है। मान लो शुगर, ठीक है, शुगर की एग्जांपल लेते हैं। शुगर अगर एक फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, मान लो बेकरी में, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उससे सामान बनेगा, वो रॉ मटेरियल की तरह कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं आएगा, समझो ध्यान से। शुगर को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करोगे। हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड में ना जनरली फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, हम रॉ मटेरियल जैसे मटेरियल की यूज़ नहीं करते। मैं जैसे बताता हूँ, पेपर की एग्जांपल ले लो। पेपर अगर फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, मान लो न्यूज़पेपर फैक्ट्री में, तो वो उसका फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं है, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो एज अ कोई मशीनरी, कोई प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, राइट। वो एज अ कंजम्पशन यूज़ हो रहा है, हम उसको इंटरमीडिएट गुड मानते हैं, उसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं मानते। अब वही पेपर अगर मैं अपने नोट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो दैट इज़ फाइनल कंज्यूमर गुड। मतलब फाइनल प्रोड्यूसर में ना सिर्फ कैपिटल गुड ही आएगा, एक डिफरेंस बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, वो टॉपिक तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर खींचने जाए तो, बट ठीक है। कहते हैं दीज गुड रिमेन इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो भाई मेरा बैच है, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप बैच को, बट ऑनलाइन ही, फेस टू फेस है। बट अब तो क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट ईयर बैच आएगा। अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर दो यार, ठीक है ना। 12th का बैच अप्रैल में स्टार्ट होगा, तो आप रिकमेंड कर सकते हो।
कहता है द वैल्यू इज येट टू बी एडिड टू दिस गुड, वैल्यू इज येट टू बी एडिड। अगर मैं शुगर बेकरी में यूज़ करता हूँ तो क्या उस बेकरी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली जब मैं उस रॉ मटेरियल को यूज़ करूँगा उसकी बेकरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं कहूँगा कि अभी भी उसमें वैल्यू ऐड करना रहता है, शुगर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वो पूरी जो बेकरी है उसके अंदर शुगर भी एडिड है, बाकी आइटम्स भी एडिड है, तो उन सब की वैल्यू बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा येट टू बी एडिड है वैल्यू। अब जो गुड फाइनल होगा उसमें कौन सी वैल्यू ऐड होगी? तुमने खरीदना है, तुमने खरीद लिया, उसमें कोई वैल्यू थोड़ी एडिशन करोगे तुम कि तुम वैल्यू ऐड करके बाहर बेचोगे। सपोज कर लो अच्छा इंटरमीडिएट गुड में एक और चीज़ कह सकते हो आपने कार खरीदी, डीलर हो आप, आपने पीछे से खरीदी मान लो ₹1,00,000 की कार, आप आगे बेचोगे लाख की, तो नहीं चलो 10 लाख की कार खरीदी, 10 लाख की कार आप आगे 12 लाख में बेचोगे, आपने वैल्यू ऐड करी कितने की? 2 लाख की, ठीक है। तो वो जो वैल्यू ऐड की वो तुमने करी इंटरमीडिएट गुड में। क्या फाइनल गुड में ऐसा होता है तुमने खरीदा, तुमने कार लिया है घर पे, अब वो 12 लाख की कार हम 14 लाख में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। ऑब्वियसली तुम कंज्यूमर हो, तुम तो कंज्यूम करने के पर्पस ले रहे हो, बेचने के पर्पस से थोड़ी ले रहे हो, राइट। अब कहता है लास्ट पॉइंट, दीज गुड आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि नेशनल इनकम में इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है ना। आपकी इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट अगर फाइनल नेशनल इनकम में काउंट कर लोगे तो जी डबल काउंटिंग हो जाएगी। कैसे डबल काउंट होगी? आप फाइनल गुड में भी तो कॉस्ट ऐड कर रहे हो, जो आपने बेकरी बनाई जब आप बेचोगे वो बेकरी की कॉस्ट आपकी ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है। अब उसमें जो शुगर है उसका भी तो कंपोनेंट है ना उस कॉस्ट के अंदर, उस वैल्यू के अंदर, तो आप शुगर का अलग से ऐड कर दो तो 2 बार शुगर काउंट होगी। दैट मीन्स हर गुड की काउंटिंग कितनी टाइम हो जाएगी? 2 बार। तो मैं कहूँगा डबल काउंटिंग हो रही है, इसलिए नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट नहीं ऐड करते हैं। और इवन तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, थर्ड अभी पढ़ोगे वैसे फॉर्मूला रिवीजन के अंदर, तो उस फॉर्मूले के अंदर हम लिखते थे वैल्यू एडिट कैसे निकालते थे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कॉस्ट बाहर निकालते थे, ठीक है। तो याद रखो उसको भी, ओके। आगे कहता है फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड सिंपली दोज गुड विच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर, जिस भी काम के लिए मतलब बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं, वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं होंगे, ना रीसेल पर्पस के लिए होंगे। सिंपल सेंस में कहता है दीज गुड आर नॉट यूज फॉर रॉ मटेरियल, और इनको हम रीसेल पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सेंस में कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करेगा। हाउएवर दिस गुड आर कंज्यूम बाय फाइनल फॉर द सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ करेगा, उस मशीनरी से प्रोडक्शन करेगा। और ओके आगे चलते हैं। द गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये बाउंड्री लाइन के बाहर आ गए हैं प्रोडक्शन की तो हम कहेंगे जी ये फाइनल गुड है, ठीक है ना। शुगर आप होम घर पे यूज़ करो, वो शुगर क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर तुम वही स्विंग मशीन कह रहा हूँ तो वो घर पे यूज़ करोगे तो दैट इज़ योर फाइनल गुड। वही स्विंग मशीन अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। क्या शुगर हो सकती है फाइनल प्रोड्यूसर गुड? नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैपिटल गुड ही नहीं है। कैपिटल गुड वही है, फाइनल गुड प्रोड्यूसर गुड वही है जो फिक्स एसेट है, ठीक है। ये एक असेसमेंट लेके चलना ताकि कंफ्यूज ना हो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, बच्चे वहीं पे गलत होते हैं, ध्यान रखना उसमें। कहता है दीज गुड आर नॉट इंक्लूडेड इन द दीज गुड आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फाइनल गुड की तो कॉस्ट ऐड करते हैं ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल इनटू प्राइस, याद है क्वांटिटी वाला, सेल प्राइस इनटू क्वांटिटी, साथ में हम चेंज इन स्टॉक भी ऐड करते थे फॉर्मूले में वैल्यू एडिड के, ठीक है। तो वो भी आ गया। आगे चलते हैं। कहता है एक चीज़ और जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो फाइनल गुड है कंज्यूमर या इंटरमीडिएट गुड है एंड यूज़। कहता है द सेम गुड मे बी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, बिल्कुल, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द गुड। एंड यूज क्या है? जैसे शुगर की एग्जांपल है, रॉ मटेरियल फॉर द बेकरी, इंटरमीडिएट गुड। हाउस होल्ड में यूज़ होगा तो फाइनल गुड। पेपर की बात करें, पेपर होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है, पेपर की बात करें, पेपर अगर एक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है या फिर मान लो क्लासमेट यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ देयर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नॉट फाइनल प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो एज अ फिक्स एसेट नहीं यूज़ हो रहा। और अगर वो बात करूँ कंज्यूमर के लिए, दैट इज़ देयर फाइनल कंज्यूमर गुड, ठीक है। प्रोडक्शन के अंदर ये यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं है। प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा, फिक्स एसेट नहीं होगा, इसलिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं है। वही स्टेशनरी की दुकान पे ये पेपर पड़ा होगा तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड ही बोलेंगे, समझ आया। रीसेल और रॉ मटेरियल दोनों इंटरमीडिएट गुड, और अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड बनना है तो उसको एज अ फिक्स एसेट यूज़ होना होगा, एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ होना होगा। ओके आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। अच्छा आगे चलते हैं, कंज्यूमर गुड। अब कंज्यूमर गुड क्या है? अब हमने फाइनल पढ़ लिया, अब फाइनल कंज्यूमर गुड के आगे कैटेगराइजेशन है कि जी फाइनल कंज्यूमर गुड 4 तरह के होते हैं। अब 4 तरह के कैसे होते हैं?
पहले तो ड्यूरेबल गुड नाम से पता चल रहा है जो ड्यूरेबल है, ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट सेवरल ईयर्स तक चलेगा तो हम उसको कहते हैं ड्यूरेबल गुड। रेफ्रिजरेटर, एसी, कार, अब जनरली बीच में ब्रेक डाउन आ जाता है, तो ऐसा मत मानना कि सर ड्यूरेबल नहीं है। हाँ, आप जब लेते हो तो आप यही मान के चलते हो ड्यूरेबल है, ठीक है ना। फ्लैट ले लो, ड्यूरेबल है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ एसी, कार, हाउस, ये सब दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स आर रिलेटिवली ऑफ हाई वैल्यू। पॉइंट, अगर कोई ड्यूरेबल गुड है तो वो रिलेटिवली हाई वैल्यू का होगा, राइट। आगे सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड हो गया जो आप सेवरल ईयर्स तक नहीं यूज कर सकते, बट स्लाइटली मोर देन 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर इतने तक चलता है। जैसे कि क्लोथ्स, ठीक है, एक बार यूज करके फेंक दो, हम अंबानी तो नहीं है, ठीक है। शूज़ की बात करें, शूज़ भी चलते हैं, राइट। कहते हैं दोज गुड विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या फिर स्लाइटली मोर देन 1 ईयर। ड्यूरेबल नहीं है भाई, 7-7 साल तक नहीं चला रहे हम तो, 2 साल तक, 3-3 साल तक नहीं चला रहे, थोड़ा सा ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल तक चल रहा है बस, दैट इज योर सेमी ड्यूरेबल गुड। अब नॉन ड्यूरेबल गुड कौन से हो गए? नॉन ड्यूरेबल गुड वो गुड है जो ड्यूरेबल ही नहीं है, 1 टाइम कंजम्पशन या सिंगल कंजम्पशन गुड्स। ब्रेड, एग्स क्या है यार, वेज में यार ठीक है ना, रोटी ले लो, कुछ मतलब ऐसे एग्जांपल लो जो फटाफट इंस्टेंट, कोई फूड प्रोडक्ट ले लो जिनकी शेल्फ लाइफ कम हो, दैट इज़ योर नॉन ड्यूरेबल गुड। ओके, आगे चलते हैं। या सिंगल, इनको बोला जाता है सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जो एक ही एक्ट में कंज्यूम हो जाए, मतलब ब्रेड खा लो उसके बाद बची कहाँ, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, नॉन ड्यूरेबल गुड। लास्ट जो है वो है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? एक नॉन मटेरियल गुड। आप एक्चुअली में देखो वो गुड तो है नहीं है, ठीक है, आप किसी को क्या दे रहे हो, एक सर्विसेज दे रहे हो, तो सर्विसेज इज अ नॉन मटेरियल गुड विच डायरेक्टली सेटिस्फाई योर नीड्स। सामने वाले की नीड सेटिस्फाई कर दो, उसको हम कहते हैं सर्विसेज। ओके, आगे चलते हैं। नोट्स ले लेना भाई, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। उसके बाद करते हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड वो गुड है जो प्रोडक्शन में यूज होगा सेवरल ईयर्स तक। कहाँ यूज होगा? प्रोडक्शन के अंदर। मतलब थोड़ा थोड़ा लिंक बताओ, ड्यूरेबल गुड और कैपिटल गुड लगभग सेम होता है। जो ड्यूरेबल गुड है वही कैपिटल गुड है, बट शर्त क्या है कि वो प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए। अगर कंज्यूमर यूज कर रहा है तो ड्यूरेबल, वो कैपिटल गुड नहीं है। अगर वो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड है, ठीक है। और इसकी हाई वैल्यू होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और सबसे मेन जो बात है ना वो यही है कि ये फिक्स एसेट होंगे और प्रोड्यूसर यूज करेगा। ओके, अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है वो है, क्या ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड? क्या सारी मशीनरी कैपिटल गुड है? ज़रा सोचो, मैंने अभी तुम्हें बताया ड्यूरेबल गुड एंड कैपिटल गुड। तो क्या जो मशीन कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, स्विंग मशीन, एसी, कार, क्या वो कैपिटल गुड है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर थोड़ी है। तो कैपिटल गुड वो गुड है जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट, एज अ प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर रहा है। मतलब कि सारी मशीन्स कैपिटल गुड नहीं है, नो। फॉर एग्जांपल, अगर स्विंग मशीन टेलरिंग शॉप पे, दैट इज योर फिक्स एसेट, वो उसके लिए कैपिटल गुड है। बट अगर वही मशीन घर पे यूज़ कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड बन गया ना, वो कैपिटल गुड कहाँ है? तो कहते हैं एंड यूज़र ही डिसाइड करेगा कि वो कंज्यूमर गुड है कि कैपिटल गुड है, सिंपल सेंस में। अच्छा, अब बात करें क्या सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है? ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड? ऑब्वियसली, हमने अभी तो पढ़ा, प्रोड्यूसर जो मशीनरी यूज़ करेगा दैट इज़ योर कैपिटल गुड। अब सारे कैपिटल गुड ही प्रोड्यूसर ही यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड है? ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें एक प्रोड्यूसर गुड बताया जो कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल। वो फाइनल कंज्यूमर गुड में नहीं आता, फाइनल प्रोड्यूसर गुड में नहीं आता, इंटरमीडिएट गुड्स में जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, रॉ मटेरियल और जो मशीनरी है ये 2 तरह के प्रोड्यूसर गुड है। प्रोड्यूसर गुड कितने टाइप के हैं? 2 तरह के। अब प्रोडक्शन के अंदर जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड, वो कहाँ आता है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड के अंदर। और जो हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं वो आता है इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन इज, क्या सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड है? बिल्कुल हाँ, कैपिटल गुड सारे प्रोड्यूसर गुड है, बट क्या सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड है? नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड 2 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड सारे तो प्रोड्यूसर गुड है, बट प्रोड्यूसर गुड सारे कैपिटल गुड नहीं है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, बचना है। कहता है येस, द प्रोड्यूसर गुड आर दोज गुड विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। क्लियर? कहता है द प्रोड्यूसर गुड इंक्लूड रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल की, जैसे टेबल बनाने की मान लो मेरी फैक्ट्री है, तो उसके अंदर जो वुड यूज़ करना वो तो रॉ मटेरियल है, वो कैपिटल गुड थोड़ी है, प्रोड्यूसर गुड तो है ना। मैं रॉ मटेरियल खरीद कर लाया हूँ यार। कहता है द गुड्स यूज इन द फिक्स गुड्स, लाइक मशीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कटिंग के लिए, उसको क्या कहूँगा? मशीन, वो है कैपिटल गुड। कहता है द कैपिटल गुड ओनली यूज फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। जो मैं कब से बोल रहा हूँ, कैपिटल गुड वही है जो फिक्स एसेट है प्रोड्यूसर का,
और रॉ मटेरियल है वो है प्रोड्यूसर गुड ही, बट वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कहूंगा ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड। आंसर इज ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड, बट ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड। सेम क्वेश्चन ऊपर हमने पढ़ा क्या, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड बिकॉज कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड, बट सारी की सारी मशीन कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि कुछ मशीन्स कंज्यूमर भी यूज़ करेंगे, उसको हम ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड कहते हैं। ओके, थोड़ा फास्ट हो गया होगा बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा 2-3 बार देखोगे आ जाएगा समझ। द क्लासीफाई बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड, हमें बताना है इंटरमीडिएट गुड है फाइनल गुड है, क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसा। कहता है पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अभी बताया ये अगर पब्लिशर या प्रोड्यूसर भी यूज़ कर ले बट वो फिक्सेशन नहीं है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड आ गया। मशीन यूज परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो मशीन को तो फिक्स फाइनल गुड। कहता है कोल परचेज बाय फैक्ट्री, अब फैक्ट्री कोल क्यों परचेज करेगा, फिक्स एसेट थोड़ी है उसका, वो तो इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। बुक्स परचेज बाय बुक सेलर, बुक सेलर जो बुक्स परचेज करेगा, बुक सेलर है वो रीसेल करेगा तो इंटरमीडिएट गुड। उसके बाद फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, अब स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया, वो रॉ मटेरियल थोड़ी है उनका, वो तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है क्योंकि वो फिक्स एसेट की तरह है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड। एग्जॉस्ट फैन फॉर मेकिंग वाटर कूलर, वाटर कूलर के अंदर एग्जॉस्ट फैन एक रॉ मटेरियल, तो इंटरमीडिएट गुड। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेक प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड। पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाय कंज्यूमर जहाँ आ गया वो तो फाइनल कंज्यूमर गुड आ गया। कार परचेज बाय हाउस और फाइनल। स्विंग मशीन परचेज बाय होम मेकर फाइनल। सीड परचेज बाय फार्मर के लिए सीड इंटरमीडिएट गुड क्योंकि वो प्रोडक्शन करेगा अभी, मतलब प्रोड्यूस करेगा। एलईडी परचेज बाय द डीलर ने परचेज किया एलईडी, यानी कि वो बेचेगा, इंटरमीडिएट गुड, प्रोड्यूसर गुड नहीं है वो। ठीक है, डीलर अगर अपने यूज़ के लिए, अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि टीवी उसने अपने यूज़ के लिए लिया है, ठीक है, दैट इज फिक्स एसेट, उसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड कहेंगे, इसको तो इंटरमीडिएट गुड ही बोलेंगे। कहता है मिल्क परचेज बाय होटल ने मिल्क किसके लिए परचेज किया होगा, आगे बेचने के लिए, कस्टमर को खाना खिलाने के लिए, तो इंटरमीडिएट गुड। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, बेचने के लिए, इंटरमीडिएट गुड। माइक्रोवेव ओवन परचेज बाय कंज्यूमर, फाइनल गुड। सिंपल, कितना ईजी क्वेश्चन है यार, क्या चिलर क्या पढ़ रहे हो तुम यार। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, देख बोल रहा हूँ आज ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू या क्वेश्चन मान लो इससे आएगा, एक्सपेक्टेड। ओके, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक वो कंसेप्ट है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो आज मैं खड़े रहकर बोल सकता हूँ कि मेरे पास कितनी वेल्थ है तो कुछ नहीं है, बट ठीक है, आज मैं खड़े रहकर बोल सकता हूँ कि जी यहाँ से दिल्ली, जम्मू से दिल्ली का रास्ता कितना लंबा है, इसको हम बोलेंगे स्टॉक कंसेप्ट। चेंज नहीं होता जो, ठीक है, मतलब एक टाइम पर वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं रहेगा। फ्लो कंसेप्ट वो होता है जो एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते आप, उसको एक पीरियड में ही मेजर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तुम्हारे अकाउंट से, अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ऊपर क्या लिखते हो, फॉर द ईयर एंडिंग, कितने डेट्स की आप वो लेते हो, पूरी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, पूरे साल की, यानी 12 मंथ्स की, वो एक फ्लो कंसेप्ट है जिसमें आप पूरे 12 महीने काउंट कर रहे हो। बैलेंस शीट बनाते हो, उस पर क्या लिखते हो, एज ऑन, किस दिन की बना रहे हो, 31 मार्च की, दैट इज योर स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि आप 31 पे खड़े रहकर बोल रहे हो मेरे पास कितना बैलेंस शीट में एसेट पड़ा है, लाइबिलिटी पड़ा है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो उधर बोलते हो कि हमने 12 महीने में क्या कमाया है, 12 महीने में क्या खर्च करा है, ठीक है, तो यहाँ से तुम लिंक करके होगे, फ्लो कंसेप्ट किया है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, स्टॉक कंसेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पर खड़े रहकर आज मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या पड़ा है, ठीक है। अब इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर मैं ओवरहेड टैंक जो होता है ना हमारे घर पे टंकी, ठीक है, उस टंकी में पानी चेक करूँ तो वो है स्टॉक कंसेप्ट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करूंगा ऑब्वियसली, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। बट अगर उसके अंदर एक लीकेज होगा, पानी बाहर आते जा रहा है, तो वो फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि पानी एक टाइम पे सेम रहेगा ही नहीं, वो क्या होगा, गिरता जाएगा, दैट इज फ्लो कंसेप्ट। अब कुछ एग्जाम्पल से देख लो, कहता है स्टॉक कंसेप्ट इज ऑलवेज मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या है उसको हम बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट, यानी कि वेल्थ, या हम बात करें मनी सप्लाई इन अ कंट्री, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पढ़ेंगे। मनी सप्लाई अगर वो कह दे एक पॉइंट पे रहे तो स्टॉक, अगर वो कह दे एक पीरियड की मनी सप्लाई है तो वो फ्लो बन गया ना, इसी को कंफ्यूज करता है पेपर के अंदर। वाटर है इन द ओवरहेड टैंक, छत पर जो टैंक लगा उस पर पानी। डिस्टेंस बिटवीन JK एंड दिल्ली। बैंक डिपॉजिट्स क्या है हमारे आज के बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, टोटल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैंने पैसे डिपॉजिट किए वो फ्लो है, मैं कह रहा हूँ कि आज खड़े रहकर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कितनी एफडी है, दैट इज माई फ्लो स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो की बात करें, यह है क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज़ को मेजर करो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक डे पे, एक वीक पे, एक महीने पे, एक साल पे, 10 साल पे जो मेजर करो, दैट इज योर फ्लो कंसेप्ट, यानी कि इनकम, ठीक है। ये देखो मैंने क्या लिखा है, चेंज इन मनी सप्लाई, अगर मैं दे दूँ मनी सप्लाई फॉर अ मंथ, फ्लो कंसेप्ट, मनी सप्लाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो 1 जून,
तो मैं कहूँगा जी ये स्टॉक कंसेप्ट है। अगर मैं कह दूँ 1 जून से 30 जून तक एक महीने की, तो दैट इज़ योर फ्लो कंसेप्ट। लीकेज इन वाटर एट टैंक, फ्लो कंसेप्ट। ये क्या कर दिया, ओके आगे चलते हैं। कहता है स्पीड ऑफ कार रनिंग बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली, दिल्ली से जम्मू कश्मीर में एक कार रन कर रही है, उसकी स्पीड तो फ्लक्चुएट करेगी, वेरिएबल होगी एक टाइम पे, आप कैसे बताओगे, तो वेरिएबल फ्लो कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखना, अब कैपिटल की बात करें, एक पॉइंट में तुम्हारी कितनी कैपिटल है वो बैलेंस शीट में लिखी होती है, ठीक है, दैट इज़ योर स्टॉक कंसेप्ट। बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हो वो कैसे देते हो, साल का देते हो, 6 महीने का दोगे, 3 महीने का दोगे, ठीक है ना, एक दिन का दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लो कंसेप्ट। इंटरेस्ट इज फ्लो कंसेप्ट, कैपिटल इज स्टॉक कंसेप्ट। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, पूरा पीएनएल हमारा वो है, फ्लो कंसेप्ट है। पूरी बैलेंस शीट हमारे लिए स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहता है वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी फ्लो कंसेप्ट है, क्वांटिटी और सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, क्या कह रहा है, क्वांटिटी और सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। अभी हमने पढ़ा मनी सप्लाई कहाँ आता है, स्टॉक में, बट चेंज कहाँ आता है मनी सप्लाई में, फ्लो में। बैंक डिपॉजिट स्टॉक कंसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई स्टॉक कंसेप्ट, लेबर फोर्स, ये यार आंसर्स मत देखना, ये ना ऊपर नीचे है तो ऐसा नहीं समझना सर गलत पढ़ा रहे हैं, रुको रुको, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई स्टॉक कंसेप्ट बोला। लेबर फोर्स इन इंडिया एज ऑन लिखा है, एज ऑन स्टॉक कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, कहता है चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी फ्लो कंसेप्ट। नंबर ऑफ बर्ड्स स्टॉक कंसेप्ट नहीं, फ्लो। उसके बाद करते हैं इनकम फ्लो कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लो कंसेप्ट, वाटर इन ओवरहेड टैंक स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल फॉर्मेशन आगे पढ़ेंगे हम। इन्वेस्टमेंट होता है कि एक साल में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो साल के ऊपर मेजर करते हैं, तो दैट इज योर फ्लो कंसेप्ट। कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट, लीकेज फ्लो कंसेप्ट, पॉपुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर साल की देखूंगा कितना इंक्रीज हुआ है दैट इज फ्लो, बट मैं कहूँ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन कितनी है, स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सब चीज़ें स्टॉक है। राइस स्टोर्ड इन गोडाउन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखोगे ना, 10 किलो पड़ा है, 5 किलो पड़ा है, स्टॉक कंसेप्ट। सेल ऑफ राइस ऑन जनवरी 1, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन पे कितनी सेल हुई, सेल इज फ्लो कंसेप्ट। रेवेन्यू अभी बताया, पीएनएल की आइटम सारी रेवेन्यू। स्पीड ऑफ कार गोइंग बिटवीन दिल्ली, तो हमारी एग्जाम्पल थी फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ के आंसर मत देखियो भाई, आगे चलते हैं। डिफरेंस विच स्टॉक एंड फ्लो, मैंने लिखा है डिफरेंस क्या है। स्टॉक रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे टाइम से कोई वेरी नहीं है इसका, तो ये डायमेंशनल है ही नहीं, टाइम डायमेंशनल है ही नहीं। सम कंसेप्ट ऐसे हैं जिनका स्टॉक कंसेप्ट है ही नहीं है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिनका स्टॉक कंसेप्ट है ही नहीं है, तो जैसे हमने वेल्थ पढ़ा, ठीक है, और कैपिटल पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पढ़ा, वेल्थ पढ़ा, इनकम पढ़ा। वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट, इनकम फ्लो कंसेप्ट, कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लो कंसेप्ट, बट इनका तो फ्लो और स्टॉक है ही नहीं, फ्लो ही है सिर्फ, स्टॉक नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर स्टॉक ज़्यादा होगा हमारा फ्लो ज़्यादा होगा। कैसे, मैंने अभी तुम्हें बताया ना, कैपिटल ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगी, कैपिटल कम होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होगी, यानी कि स्टॉक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फ्लो। ज़्यादा स्टॉक होगा, स्टॉक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फ्लो, यानी कि ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रू। कहता है फ्लो रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी बताया ये टाइम डायमेंशनल है, एग्जाम्पल मंथ ईयर सब कुछ आता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिर्फ फ्लो कंसेप्ट ही है, डिफरेंस है यार, क्या करना। कहता है फ्लो इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को, कैसे करता है इन्फ्लुएंस। मैंने मनी सप्लाई की बात की थी, मनी सप्लाई अगर मैं कहूँ एक महीने के अंदर इतने से इंक्रीज हुई है, मान लो 1000 रुपीज़, हमने 1000 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ किए हैं एक महीने के अंदर, तो जब मैं काउंट करूँगा 31 को, तो 31 को वो भी इंक्लूड करूँगा, यानी कि जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा स्टॉक होगा। सिंपल। कहता है मंथली इंक्रीज इन द मनी सप्लाई लीड्स टू एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई। सिंपल, इनकम बढ़ेगी तो वेल्थ भी तो बढ़ेगी, तो आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो। अच्छा, अब एग्रीगेट कंजम्पशन हमें पीछे पड़ा था, सम टोटल ऑफ ऑल द कंजम्पशन इन एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर एग्रीगेट कंजम्पशन कर कौन रहा है, वो है बस, ठीक है। एग्रीगेट कंजम्पशन कौन करता है, हम तुम। कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, पहला कंज्यूमर गुड्स यानी कंज्यूमर्स कर रहा है, दूसरा गवर्नमेंट भी तो कर रही है कंजम्पशन, गवर्नमेंट भी तो यूज़ करती है अपने टेंडर्स वगैरह के लिए, जो ये जो अपने इतना ब्रिजेस वगैरह यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करती है, तालाब तुलों की रोड देख लो, बड़ी बुरी हालत है, ठीक है, बट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, वो भी तो परचेज कर रही है ना सामान, चाहे सस्ता कर रही है बट कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंजम्पशन। तो कहेंगे जी गवर्नमेंट भी तो बाय कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आर्मी के लिए गुड्स लेती है, ठीक है, ये जो राशन डिपो होते हैं इनके लिए लेती है,
तो ये सब कह सकते हैं गवर्नमेंट की कंजम्पशन है, वेलफेयर कर रही है एट द एंड, वो वेलफेयर हो ही रहा है हमारा। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो बाय कर रही है, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय कंज्यूमर्स, बाय गवर्नमेंट, बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो हम गाएंगे इनका तीनों का एक्सपेंडिचर क्या है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट ठीक है। तो मैं कहूँगा एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, कंजम्पशन ऑफ नॉट प्रॉफिट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, जैसे कि एनजीओस। ओके, आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना रह गया यार करने के लिए, ओ भाई साहब, अच्छा अभी बड़ा कुछ है, चलो देखते हैं कितना होता है, करेंगे उतना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बच्चे। इन्वेस्टमेंट हमारा जो है, पहले तो इन्वेस्टमेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक कंसेप्ट है, बट इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इंक्रीज आता है दैट इज योर फ्लो कंसेप्ट। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट बात कर रहे हैं जो 1 साल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट ना 2 प्रकार की होती है, इन्वेस्टमेंट करता कौन है, यहाँ पे कंज्यूमर वो नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट है, तुम मानो कि उसने कोई स्टॉक में कर दिया इन्वेस्ट, ये वो बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है कि एक्चुअल जब तुम स्टॉक में लगाते हो वो पैसा किसको मिल रहा है, प्रोड्यूसर को। वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना अपने बिजनेस में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट करी, वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, पहली चीज़, पहला प्रोड्यूसर गुड क्या है, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट पे करेगा। दूसरा प्रोड्यूसर गुड क्या था, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड, जो भी वो उसका बिजनेस है उसके ऊपर। तो एट द एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहा है, एक इन्वेंट्री पे कर रहा है और एक कहाँ कर रहा है, फिनिश गुड पे। सिंपल। तो जी इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म करना ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक क्या है, कंसेप्ट, कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में है क्या, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड। 31 मार्च को कितना स्टॉक था फिक्स एसेट का, मान लो था जी 10 करोड़ के हमारे पास फिक्स एसेट पड़े हैं आज एंड पे। ठीक है, 8 करोड़ के मेरे पास ओपनिंग में पड़े थे, क्या 10 करोड़ के क्लोजिंग पे पड़े हैं, 8 करोड़ के ओपनिंग में। तुम बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 2 करोड़ की। तो ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, सिंपल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, कैसे पता चलेगा, मेरे पास स्टॉक कितना क्लोजिंग पे, मान लो 2 करोड़ का, ठीक है, ओपनिंग पे था 1.2 करोड़ का, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक पे, 80 लाख की, सिंपल, 0.80 CR। तो स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड माइनस स्टॉक एट द बिगनिंग, यानी कि 2 करोड़ में से 1.2 CR निकाल दो तो मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी, 0.80 CR, यानी कि मैंने पैसा यूज़ कर लिया इस साल। और अगर फिक्स एसेट की बात करें, मान लो 10 करोड़ की थी, ओपनिंग में थी 8 करोड़ की, तो मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, 2 करोड़ की। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, जो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट करी ना, वो इन दोनों को मिला के बनेगा, इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्रीज, 2 कंपोनेंट है इसके। ठीक है, फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट क्या होगी जी, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, उसको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट। एक साल में एक प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा फिक्स एसेट पे उसको हम बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखना, प्रोड्यूसर करेगा, कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर भी लेता है फिक्स एसेट बट वो नहीं, प्रोड्यूसर की बात करें। अब होगा क्या फिक्स एसेट लेगा यार, सिंपल चीज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। जब मैं फिक्स एसेट परचेज करूंगा, क्या मेरी बिजनेस का साइज बढ़ेगा। मान लो मेरे पास एक मशीन थी और वो दिन में 8 घंटे काम करती थी, मैंने 2 मशीन लगा दी, अब मैं 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट लगा रहा हूँ, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक नाइट शिफ्ट। क्या मेरे बिजनेस का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। मान लो मैं 1000 यूनिट बना पा रहा था, अब कितना बनाऊंगा, 2000 यूनिट, बढ़ गया। क्या इससे मेरा बिजनेस स्केल अप होगा, मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा करी तो मैं बेचूंगा ज़्यादा, स्केल अप हो गया, मतलब साइज़ बढ़ा, इन्वेस्टमेंट करने से साइज़ बढ़ने की वजह से स्केल बढ़ा, स्केल यानी कि प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आएगी, मतलब सस्ता भी हो जाएगा सामान, क्योंकि मैं वही चीज़ें यूज़ करूँगा और मेरे को एक्सपर्टीज आने लगेगी, प्रोफेशनल हो जाऊँगा उस काम में, तो मेरी जो कॉस्ट है वो कम होने लगेगी। तो हम कहूँगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा या फिर स्केल बढ़ जाएगा मेरे बिजनेस का। जब मेरे बिजनेस का स्केल बढ़ेगा, एट द मेरी इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। एक मेथड है ना इनकम मेथड, या एक्सपेंडिचर मेथड कह लो, या वैल्यू एडेड मेथड कर लो, तो जो वैल्यू एड हुई दैट इज योर नेशनल इनकम में अकाउंट होगी, यानी कि जीडीपी बढ़ेगा। एट द एंड इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट पर बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट इंप्लॉइज इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट बाय द प्रोड्यूसर। अगर स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट बढ़ेगा तो साइज और कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी मशीनरी की। अगर ये बढ़ा तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये जी ग्रोथ बताएगा हमारी कंपनी की, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ा तो जीडीपी बढ़ेगी, मतलब हमारी इकोनॉमी पे सीधा सीधा इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट का। और ये हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हमारा चैप्टर नंबर 3 एग्रीगेट डिमांड में।
के याद है ना, के। चलो चलते हैं आगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे भी सेम टॉपिक डिस्कस होता है, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो कहाँ हो रहा है, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री पे। यानी कि पहले इन्वेंट्री क्या होता है वो समझ लो। इन्वेंट्री वो स्टॉक है जो बिका नहीं। इन्वेंट्री वो स्टॉक है जो बिका नहीं। इन्वेंट्री इज द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे। तो इन्वेंट्री इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ओके। और परचेज इज अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है ना। तो जी स्टॉक क्योंकि उधर आता है, हमारी बैलेंस शीट में आता है ना, हम उसको पीएनएल से बाहर निकालते हैं और वहाँ लेके जाते हैं। जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा होगा मेरे से 11th में उनको पता होगा, बट ठीक है। इन्वेंट्री इज अनसोल्ड, एंड इन्वेंट्री का जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक जब बढ़ेगा उसको मैं बोलूँगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिक्स एसेट का क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग फिक्स एसेट माइनस ओपनिंग फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब है रुपीज़ की टर्म में, ओके। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझना। रॉ मटेरियल पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूँगा? मान लो मेरा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है ना वो बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो प्राइसेस ना बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो अगर मैं आज ही स्टॉक खरीद लूँ तो मुझे सस्ते में मिलेगा, फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा, मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसके जो रॉ मटेरियल है ना वो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल अब पीछे जाके ना फ़ोन्स बन रहे थे, तो कुछ फ़ोन्स पता नहीं क्या बना रहे थे यार, वो मैं चिप की शॉर्टेज आ गई थी यार, कंपनी मेरे को याद नहीं आ रही, बट मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। चिप्स की शॉर्टेज है, इवन अभी भी चल रही है चिप्स की शॉर्टेज हमारी ना। जैसे कॉलकॉम बनाती है ना चिप्स, स्नैपड्रैगन वगैरह, वैसी कुछ चिप्स थी, शायद एप्पल की थी M4, कोई थी चिप्स। वो चिप्स की ना शॉर्टेज पड़ रही थी मार्केट के अंदर, तो उनके प्राइस ना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। तो मुझे बताओ, जिस कंपनी ने पहले ही चिप अपने पास बाय करके रख लिए होंगे तो इस टाइम वो सेफ है। क्यों? उन्होंने चिप्स बाय कर लिए सस्ते रेट पे। इस टाइम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गए उसके रेट में, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो इसीलिए एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम स्टॉक बढ़ाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट मीन्स हम अपने आप को मार्केट की डिपेंडेंसी से छोड़ रहे हैं, या फिर प्रोड्यूसर की डिपेंडेंसी से बाहर निकाल रहे हैं। मार्केट में क्या रेट है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो स्टॉक पड़ा है। तो एक रीज़न है कि मार्केट में शॉर्ट आने वाला है, मतलब सप्लाई कम होने वाली है, इसलिए हमने कर लिया स्टॉक रॉ मटेरियल, उसमें फ़ायदा देता है सिग्निफिकेंस। दूसरा, मार्केट में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो पढ़ लेते हैं, कहता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है हमारी प्रोडक्ट की, तो हमारे पास स्टॉक तो होना चाहिए ना। जैसे कि सैनिटाइजर्स ड्यूरिंग कोविड, मास्क ड्यूरिंग कोविड, हमारे पास हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी डिमांड आ जाएगी सैनिटाइजर्स मास्क की। तो तुम देखो कि काफ़ी कंपनियां न्यू सेटअप हुई सिर्फ यही प्रोड्यूस करने के लिए। तो तुम समझ सकते हो कि उस टाइम पर प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ की थी। अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक होता तो प्राइजेज इतने नहीं बढ़ते। और तुम्हें पता होगा सैनिटाइजर्स और मास्क कितने हाई रेट पर बिके हैं, तो सबने बेचे हैं, ठीक है। द रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल का स्टॉक करने से क्या होता है, प्रोड्यूसर अपने मिनिमाइज कर देता है सारी डिपेंडेंसीज, प्राइस की और क्वांटिटी दोनों की। प्राइस की भी और क्वांटिटी की डिपेंडेंसी जो मार्केट में है ना वो मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है और सस्ते दाम पे पड़ा है। फिनिश गुड की अगर वो स्टॉक करता है, ये तो रॉ मटेरियल था, फिनिश गुड का अगर स्टॉक करता है तो पोटेंशियल डिमांड जो आने वाली है मार्केट में वो कैटर कर पाएगा। जिसने सैनिटाइजर पहले के बना के रखे होंगे उसने धड़ाधड़ मार्केट में बेचे होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तक मार्केट में सैनिटाइजर था ही नहीं, शॉर्ट हो गया था, बन रहा था। तो जिन्होंने पहले ही मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज कर दी थी वो तो मस्त पैसा छाप के बाहर आ गए। कहता था फिनिश गुड, बाय स्टॉकिंग फिनिश गुड द प्रोड्यूसर इज रेडी टू कोप अप विद द पोटेंशियल डिमांड, राइट। अगला आ गया जी ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का पार्ट इंक्लूडेड है। नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर से डेप्रिसिएशन बाहर निकाली हुई है। सिंपल सेंस में ग्रॉस के अंदर से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम नेट पे आ जाएंगे। नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो किस में आ जाएंगे, ग्रॉस में आगे भी फिर से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब ग्रॉस का मतलब क्या है, अगर मैं फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, तो मैं उसको कहूँगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं हम एक्चुअली रिप्लेस ही कर रहे होते हैं मशीनरी, इसीलिए माइनस करते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट इन प्लेस ऑफ वर्न आउट इज डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन एक खर्चे की तरह निकालते रहते हैं ताकि एट द एंड जब वैल्यू जीरो हम नया एसेट परचेज कर सके। खर्चा हमने कम करते गया ना, उतना प्रॉफिट हमारा कम दिख रहा था, बट वो जो एक्चुअल में वो कैश था वो थोड़ी कम हुआ। वो कोई कैश एक्सपेंस थोड़ी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसमें कैश कहीं नहीं जा रहा, बट हम खर्चा दिखा रहे हैं। तो एट द एंड हमारे पास वो कैश सेव हो रहा है फॉर फ्यूचर अगर हम एसेट लेना चाहें, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये हमारा एक टाइप का रिप्लेसमेंट के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है।
एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अगर नेट की बात करें वो एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट और इन्वेंट्री स्टॉक पे जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का पार्ट एक्सक्लूड किया हुआ है हमने, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो उसके अंदर नहीं है और वो आउट एसेट, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट से होता क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बताता है कि आपकी कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई है। क्यों? अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करूं, क्या उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है? क्या डेप्रिसिएशन एक्चुअली तुमने इन्वेस्ट में करी? डेप्रिसिएशन तो वो पार्ट था जो तुमने रिप्लेस करा पुरानी मशीन से, उससे कोई कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज हुई तुम्हारी, उससे तो तुम्हारी पिछली कैपेसिटी बनी रही। अब कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करो कि नई मशीन आ जाए, उसको हम एक्चुअल फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। यही मैंने एक कंसेप्ट में डिस्कस किया, जैसे कि मान लो 10 लाख की एक मशीन थी मेरे पास, ओपनिंग में 4 लाख की डेप्रिसिएशन लगी, तो मेरी आज वैल्यू कितनी है? 6 लाख की। मैंने वैल्यू इन्वेस्टमेंट करी और एक नई मशीन लाई 6 लाख की, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 12 लाख की। मान लो मैंने पुरानी मशीन के ऊपर खर्चा किया 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट करी, तो आज मेरी मशीन दिख रही है 16 लाख की, बट उसमें से 4 लाख जो मैंने खर्चा करा करंट ईयर में, टोटल खर्चा कितना करा? 10 लाख। मेरी दिखेगी कि जी मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 10 लाख की, बट उस 10 लाख में से 4 लाख क्या मैंने पुरानी मशीन के ऊपर खर्च करा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ वोन आउट एसेट की यूज़ के लिए या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट एसेट के लिए, बिल्कुल मैंने पुराने एसेट में यूज़ करा। तो एक्चुअली तुम्हारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ी उससे, वो तो पुराना एसेट ही ठीक हुआ। नया एसेट आने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट हुई, एक्चुअली वही स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, उसी को हम स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज मानते हैं, कि जो कैपिटल है एक्चुअली बढ़ी है, मतलब जिसको हम रियल और नॉमिनल जीडीपी जैसे बढ़ते हैं ना, वैसे ही रियल सेंस में यही हमारा इंक्रीज है। तो मैं कहूँगा कि जी इस 10 लाख में से 6 लाख ही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, तो नेट इन्वेस्टमेंट कहता है कि यही 6 लाख इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस कहता है कि नहीं, तूने वो 4 लाख भी खर्च किया है, इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन पार्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो मैं कह सकता हूँ अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ग्रॉस, अगर नहीं है तो नेट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन वर्ड बार बार आ रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन सिंपल सेंस में क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हमारी एसेट की वैल्यू गिर गई, फिक्स एसेट की वैल्यू गिर गई, मगर उसके कारण क्या थे? 3 कारण थे। 3 कारण में सबसे पहला कारण था यूज़, वेयर एंड टेयर जिसको हम बोलते हैं। हमने उसको यूज़ करा, गाड़ी थी हमारे पास, हमने उसको यूज़ करा, वेयर एंड टेयर, उसके कारण उसकी वैल्यू गिरी, डेप्रिसिएशन। दूसरा, एक्सेसिव यूज़ और ब्रेकेज हो जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। अगर मैं किसी मशीन को ज़्यादा यूज़ करूँ, मान लो 8 घंटे की उसकी यूसेज थी, हम उसको 10 घंटे खींच रहे, मतलब लिमिट होती है मशीनरी पे, तुम्हें पता होगा कि 8 घंटे रन करना है इसको सिंगल गो में, तुम उसको 10-10 घंटे 12-12 घंटे चलाओगे तो वो ब्रेक डाउन तो होगी ना, ऑब्वियसली वो हीटअप होगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। कई बार तुमने फेस किया होगा, जब प्रिंटर यूज़ करते हैं ना, हमारे जो छोटे प्रिंटर होते हैं, हम उसको घंटे तक अगर प्रिंट करें, वो हीट अप होने लग जाता है पेपर। जब पेपर हीट हो जाता है ना, बीच बीच में पेपर खराब आता है, 4-4 पेपर खींच लेता प्रिंटर, मतलब बड़ा कॉमन है ये सब फेस होना। तो वो क्या, प्रिंटर का इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना प्रिंट करे, मगर जो इतने बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स है वो कैसे प्रिंट कर रहे हैं, उनकी मशीन की कैपेसिटी है वैसी, ठीक है ना। कूल डाउन पीरियड चाहिए होता है हर एक को, जैसे तुम थकते हो मशीन भी थकता है। तो कह सकते हैं एक्सीडेंटल ब्रेकेजेस, डैमेजेस ड्यू टू एक्सेस यूज, नॉर्मल वियर एंड टियर तो है ही है, और दूसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस क्या होता है? ऑब्सिलेंस होता है एक टाइप का वैल्यू में फॉल आ जाना ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन, ठीक है। अब एक्सटर्नल रीजन जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ऑब्सिलेंस ये होता है। अब कैसे होता है ऑब्सिलेंस? मान लो अर्थक्वेक आ गया, तुम्हारी मशीनरी टूट गई, वो तुम्हारे हाथ में थोड़ी था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्सिलेंस। एक्सपेक्टेड नहीं बोलेंगे उसको, ऑब्सिलेंस बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड थोड़ी होता है वो हमारा जो अर्थक्वेक होता है। अब और कोई एग्जांपल लूँ, मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, एआई आ गया, तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, तुमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो बेकार होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सिलेंसी। सेम चीज़, वैल्यू फॉल हुआ कोई एक्सटर्नल रीजन के कारण, बट उसमें से एक्सपेक्टेड वाली जो होती है ना, वो डेप्रिसिएशन है। एक्सपेक्टेड वाली डेप्रिसिएशन, अगर हमें पता था, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था ना, पहले ही मुझे पता था कि ये चीज़ आने वाली है। जब नोकिया था, फ़ोन बनाता था, उसको नहीं पता था कि स्मार्टफोन आ रहा है, उसको पता था, नॉलेज थी, बस उसने कोप अप नहीं किया, उसने इसको इग्नोर मारा। अगर वो उस पर कंसिडर करता, उसको पता चलता। अब उस कारण से उसकी डेप्रिसिएशन हुई ना, उसके एसेट्स की, सारा कुछ मशीनरी वगैरह की वैल्यू गिर गई, इवन कंपनी ही डूब गई, बट ठीक है, मैं तुम्हें अभी वो नहीं बता रहा डूबना कैसे है, बट ठीक है, हम बात करें फिक्स एसेट की। तो फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन आ रही है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। मान लो नई प्रोडक्शन के लिए एक मशीन, बेटर वे में प्रोडक्शन या सस्ते कॉस्ट में प्रोडक्शन करने वाली मशीन आ रही है, तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस था, राइट। अब दूसरा ऑब्सिलेंस क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? अर्थक्वेक, फायर, ये सब जो है हमें नहीं पता, हमारे हाथ से बाहर है, बट तो ये हो गया अनएक्सपेक्टेड। तो ऑब्सिलेंस में दोनों बता दिए मैंने, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। बट क्वेश्चन पूछ सकता है डेप्रिसिएशन में कौन सा आता है एमसीक्यू में? एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस एमसीक्यू में पूछ सकता है, डेप्रिसिएशन में कौन सी ऑब्सिलेंस आती है, एक्सपेक्टेड की अनएक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड आती है। ओके, तो 3 चीज़ें, एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस,
डैमेजेस ड्यू टू वेयर एंड टियर और एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, मान लो एम्प्लॉय चला रहा था, कोई मशीन में कोई ऑयल शॉयल डालना था, उसने नहीं डाला तो वो ब्रेकडाउन भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, इसी को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं डेप्रिसिएशन को, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, अकाउंट्स में पढ़ते ही होगे। अच्छा, अब ध्यान से समझो, जो ये डेप्रिसिएशन लगती है ना, इसके इस मशीनरी को वापस रीपरचेज करने के लिए हम एक फंड भी बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। रिजर्व तुमने पढ़ा ही होगा अकाउंट्स में, रिजर्व क्या होता है, तुम्हारे चैप्टर भी है 12th में, 11th में था। रिजर्व में क्या करते हैं हम कुछ ऐसा पैसा रखते हैं जो हम किसी चीज़ के लिए रख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब वैसे ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जैसे तुम पढ़ते थे एम्प्लॉयज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम पढ़ते थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन के लिए रखा है। अब ऐसी जर्नल रिजर्व होता था जो कि फ्री रिजर्व है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ते, सिक्योरिटी प्रीमियम की भी फिक्स यूजेस हैं, बट हम कहीं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किसके लिए, मशीनरी के लिए, मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए, तो ये एक रिजर्व फंड भी बना सकते हो। अब ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किसके लिए बनता है, जो हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है ना, उसको वापस रिप्लेस करने के लिए हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड, मैंने तुम्हें बता दिया, बट ठीक है रीड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आता है। और इसको मैनेज कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या फिर मान लो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को फॉलो होना कैसे मैनेज करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की वजह से। हमने एक फंड बना दिया डेप्रिसिएशन रिजर्व, उससे मशीन रिप्लेस कर देंगे। आगे बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो हमें पता ही नहीं थी मगर आ गया, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, सुनामी आ गई, कोई रिसेशन आ गया, इकोनॉमिक रिसेशन इसका पार्ट है। ओके, कोई डिफ्लेशन आ गई मतलब, ठीक है, मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी में सब कवर हो गया वैसे तो, अर्थक्वेक, फायर, ये सब, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मशीन से रिलेटेड मतलब वो नहीं है, कोई प्रोडक्शन से कोई पार्ट रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड हो गया, इसको हम कैपिटल लॉस मानते हैं। क्या मानते हैं, कैपिटल लॉस। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है क्या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन का पार्ट है, नो, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। तुम्हें पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में फर्क है। ओके, इसको मैनेज कैसे करते हैं, इंश्योरेंस करवा लो, मैनेज है, डैमेज ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस रखा होगा तो फिक्स एसेट के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। और दूसरे को मैनेज कैसे करना है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाओ भाई, ठीक है। अब बात करें कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट की, ये कैपिटल लॉस की। अभी हमने पढ़ा कैपिटल लॉस के, कैपिटल लॉस वो लॉस है जो अनएक्सपेक्टेड किसी भी कैलेमिटी के कारण आते हैं। डेप्रिसिएशन वो जो वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंटल डैमेजेस के थ्रू हो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट मतलब डेप्रिसिएशन, यार सिंपल सेंस में इसके बीच में डिफरेंस क्या है कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन। कहता है इट रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंटल डैमेजेस। होता क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉल कर रही है ड्यू टू नॉर्मल प्रोडक्शन, और इसको मैनेज करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की वजह से। ये किसके कारण हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटी आवाज़ ही खराब होगी, नेचुरल कैलेमिटी के कारण, घंटा हो गया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू में फॉल आ रहा है, मगर ये लॉस है, ये कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। और इसको मैनेज कैसे करते हैं हम, इंश्योरेंस करवा के। पानी पी लेते हैं। दो कंसेप्ट रह गए बस, दो पढ़ते हैं और आज के वीडियो को डाउन करते हैं ब्रो। कहता है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के, 4 सेक्टर्स में सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो हाउस होल्ड से रिलेटेड है, जो कि कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो बनाता कौन है, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जो भी गुड्स हाउस होल्ड में कंज्यूम करेंगे हम उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड का एक और रोल है, वो ना फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लैंड, अपनी सर्विसेज यानी कि वेजेस, सैलरी, ठीक है। वो कोई अपना पैसा देगा, कैपिटल, अब खुद काम करेगा तो वो अपनी एंटरप्रेन्योर सर्विसेज भी देगा प्रोडक्शन के अंदर, मतलब किसी प्रोड्यूसर को, ठीक है ना, एज अ प्रोफेशनल। या मान लो उसका ओनर होगा तो एंटरप्रेन्योर सर्विसेज देगा ना अपनी। तो ये सब हाउस होल्ड का काम है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करके देता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, या फिर मान लो गवर्नमेंट सेक्टर को, या मान लो एक्सपोर्ट करता है एक्सटर्नल सेक्टर को, राइट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर और क्या करता है, वो फैक्टर पेमेंट्स करता है, जैसे कि लैंड के बदले रेंट देता है, तुम्हारी लेबर के बदले तुम्हें वेजेस देता है, सैलरी देता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देता है, और अगर तुम सर्विसेज दे रहे हो बिजनेस को और तुम ओनर हो तो तुम्हें प्रॉफिट, ठीक है। मैंने लिखा भी है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर एज ए गवर्नमेंट कंज्यूमर भी हो सकता है और वेलफेयर एजेंसी भी हो सकता है। गवर्नमेंट खुद की कंजम्पशन के लिए भी यूज़ कर सकता है और एज ए वेलफेयर भी, मान लो खुद कंजम्पशन, डिफेंस गुड, वेलफेयर, कोई गुड लिया, ये इसको जैसे एफसीआई के गोडाउन होते हैं इधर, यहाँ दे दिया, जो तुम्हें राशनाइज गुड्स मिलते हैं, एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट क्या आ गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो गया, जो भी इन द इकोनॉमी नहीं हो रहा, आउटसाइड द इकोनॉमी हो रहा है, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ कैपिटल,
इन द इकोनॉमी एंड आउटसाइड द इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं हम इसको। अब इंटरसेक्टर फ्लो जो हमने ऊपर पढ़ा वही है, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा बट ठीक है। इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंसी है कैसे, प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंडेड है, फैक्टर सर्विसेज लेने के लिए किस पे, हाउस होल्ड सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे जो उनको पैसा भी देंगे और उसके बदले वो क्या देगा, उनको सामान देगा। हाउस होल्ड सेक्टर किस पे डिपेंडेड है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे और गवर्नमेंट पे। प्रोड्यूसर पे क्यों, प्रोड्यूसर से वो सामान लेगा तो बनाएगा तो सामान लेगा ना। और हाउस होल्ड एक और डिपेंडेंट है किस पे, गवर्नमेंट पे। जब वेलफेयर करता है ना गवर्नमेंट, वो किसको मिलता है, कंज्यूमर को, तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर के ऊपर, मतलब या कह लो सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे जो एक्सपोर्ट करेगा वो प्रोड्यूसर होगा, इंपोर्ट करेगा तो प्रोड्यूसर भी इंपोर्ट करता है, कंज्यूमर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है, तो सारे इंटरलिंक्ड है। तो हम इसी को कहते हैं इंटरसेक्टोरल या फिर इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द सेक्टर्स। सारे एक दूसरे से मिले जुले, मतलब इंटरलिंक्ड है, अलग नहीं कर सकते आप उनको ना। तो आप ये पढ़ोगे पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है तो तुम्हें समझ आ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर पढ़ने में यार, सिंपल था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के दो सेक्टर्स हैं। ये जो था ना, ये था टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे जो 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रियल फ्लोज और मनी फ्लोज की। रियल फ्लोज क्या होता है और मनी फ्लोज क्या होता है। मनी फ्लोज की पहले बात करते हैं। मनी सामने दिख रहा है, मनी, पैसे का फ्लो। अब पैसे का फ्लो हमने ना जो सेक्टर्स पढ़ने वो पढ़नी है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर सिर्फ प्रोड्यूसर आ रहा है और जो हाउस होल्ड आ रहा है। 2 चीज़ें आ रही हैं क्या, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, बस। बाकी जो 2 चीज़ें ना, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ने हैं कि रियल फ्लोज और मनी फ्लोज क्या होते हैं। अब मैं तुम्हें बात करूँ मनी फ्लोज की, जो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर में है। प्रोड्यूसर गुड्स देगा हाउस होल्ड को, उसके बदले क्या मिलेगा, पैसा। इस पैसे को बोलेंगे हम मनी फ्लो। यानी कि यहाँ डायग्राम में देखो, ये हाउस होल्ड है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ने इनको क्या दिया, ये लिखा ना, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये प्रोड्यूसर ने दिया। अब इस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्लो ऑफ गुड्स की वजह से क्या देगा हाउस होल्ड, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा देगा ना उसका, उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी पीछे पड़ गया, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा होता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर गुड्स देगा, हाउस होल्ड क्या देगा, उसके लिए पैसा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल। अब बात करते हैं हाउस होल्ड क्या देगा प्रोड्यूसर को, एक्सेप्ट ये कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अलावा। क्या हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देता है, जैसे कि लैंड दे देगा रेंट के ऊपर, सर्विसेज अपनी देगा एज अ वेजेस, सैलरी, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, कैपिटल देगा, पैसा लगाएगा ताकि उसको इंटरेस्ट मिले। ध्यान से समझना, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड रेंट और कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर सर्विस प्रॉफिट, और अपने आप को एज ए लेबर देगा तो सैलरी और वेजेस, ठीक है। तो यानी फैक्टर सर्विसेज कौन देगा, हाउस होल्ड। अब उस फैक्टर सर्विसेज के बदले पेमेंट्स भी तो आएंगी, लैंड के बदले रेंट, अभी बताया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर सर्विस के बदले प्रॉफिट, ओनर हो ना तुम, और उसके लेबर के बदले वेजेस, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, फैक्टर पेमेंट्स, या फिर इनकम कह लो हाउस होल्ड की, पेमेंट्स कह लो इसकी प्रोड्यूसर की। तो मैं कह रहा हूँ मनी फ्लोज क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, जो गुड्स के बदले दिया, और जो प्रोड्यूसर गुड्स की पेमेंट, उसकी पेमेंट देते हैं अपने फैक्टर सर्विसेज की, सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब जो दे रहे हैं, जो कहाँ जा रहा है, हाउस होल्ड के ऊपर। तो हम इनको क्या कहते हैं, मनी फ्लो। यानी मनी फ्लो 2 तरह की है। मनी फ्लो है मनी जो ट्रांसफर होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, और 2 तरह की होती है, एक होता है फैक्टर पेमेंट और सर्विसेज की पेमेंट, फैक्टर पेमेंट ही बोलते हैं, फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हम पेमेंट दे रहे हैं, या इनकम कह लो हाउस होल्ड की। और दूसरा हो गया कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर को, ठीक है। ये आ गया मनी फ्लो। इसके अलावा जो बचा वो रियल फ्लो, जैसे कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हाउस होल्ड, किसके लिए पैसा दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं हम, रियल। यानी कि रियल फ्लो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो 2 सेक्टर में। अब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया, गुड्स का फ्लो हो गया प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ, और दूसरा हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी, ये भी तो सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज, लैंड दिया, रेंट पे, कैपिटल दी, अपना लेबर दी, और तीसरा सर्विसेज दी अपने एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फैक्टर सर्विसेज है ये भी तो रियल फ्लो है, जिसके बदले वो फैक्टर पेमेंट्स देगा। आप समझे, रियल फ्लो, मनी फ्लो। मनी फ्लो में पैसा फ्लो करेगा डिफरेंट सेक्टर्स में, 2 सेक्टर्स में, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेगा दोनों सेक्टर्स में। हाउस होल्ड क्या देगा, वो अपने फैक्टर सर्विसेज देगा। अपना प्रोड्यूसर क्या देगा, वो देगा गुड्स एंड सर्विसेज। इन सर्विसेज के बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा हाउस होल्ड से, ठीक है। और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, जो उनकी इनकम होगी। तो यही चीज़ें लिखी है, इस चीज़ को हम कहते हैं सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लोज। ये जो फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू
प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और गुड्स एंड सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ, और फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर फैक्टर इनकम देते हैं जो हाउस होल्ड को। इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो पढ़ सकते हैं ऐसे, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये बार बार चलता है, रेंट पे तो चलता रहेगा ना, सालों साल वेजेस सैलरी ये चलता रहेगा। कहता है सो हैज़ बीन द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। मनी क्यों देगा यार हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूटी इंटरसेक्टोरल फ्लोज। बार बार कॉन्टिन्यूस साइकिल है ना, चलता रहता है चलता रहता है। हम गुड्स लेंगे पैसा देंगे, हम उनको सर्विसेज देंगे प्रोड्यूसर को, वो हमें पैसा देगा, तो ये फ्लो चलता रहेगा। इसी को कहते हैं सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो या फिर सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो या फिर इंटरसेक्टोरल फ्लोज। ठीक है, यही चीज़ को कहते हैं। अब यही सेम चीज़ कह रहा है, मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो। यार रियल फ्लो आएगा तो मनी फ्लो होगा ना, सिंपल सेंस। गुड्स आएगा तो उसकी पेमेंट करोगे, सर्विसेज दोगे तो उसकी पेमेंट आएगी। तो रियल फ्लोज आर ऑलवेज ऑपोजिट टू मनी फ्लोज। मनी फ्लो जाएगा तो रियल फ्लो आएगा, ऐसा समझ लो, या फिर रियल फ्लो जाएगा तो मनी फ्लो आएगा। यानी मनी फ्लो आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो बिकॉज मनी फ्लो इज इन रिस्पॉन्स टू रियल फ्लोज। यही मैं बता रहा हूँ, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज दी प्रोड्यूसर ने, तो हाउस होल्ड उसकी पेमेंट करेगा, मनी रियल फ्लो हुआ, मनी फ्लो आएगा। अब हाउस होल्ड सर्विसेज देगा उसको प्रोड्यूसर को, जैसे कि रेंट, लैंड देगा, कैपिटल देगा, ये सब। इसके बदले जो पेमेंट जाएगी तो वो क्या है, मनी फ्लो। हमें क्या आया, रियल फ्लो। तो यही समझना, पहले रियल फ्लो होगा तो मनी फ्लो होगा, तो दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे भी देख सकते हो एरोज बनाए हैं मैंने, ठीक है। डायग्राम यार ये डायग्राम ध्यान से कर लोगे ना, ये बहुत ईजी हो जाएगा कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करें सिग्निफिकेंस क्या है यार, इस फ्लो से हमें क्या पता चलता है कि सारे सेक्टर की इंटरडिपेंडेंसी क्या है। नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंसी, हमारी हाउस होल्ड की डिपेंडेंसी क्या है प्रोड्यूसर से गुड्स लेने की, प्रोड्यूसर की डिपेंडेंसी क्या है हमसे फैक्टर सर्विसेज लेने की, ये कहाँ से पता चलेगा, इंटरसेक्टोरल। ठीक है, नेशनल इनकम काउंट करने में, नेशनल इनकम आगे आगे बढ़ोगे, मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारे देश में खर्चा हुआ, खर्चा किसने करा, कंज्यूमर्स ने। तो जी इस सेक्टोरल फ्लो से हमें क्या पता चलता है, सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। एक नेशनल इनकम काउंट करने में मैंने कहा ना हेल्प करता है। एक दूसरा, क्या हाउस होल्ड को पैसा आया कहीं से इनकम के तौर पे, कैसे, जब हमने फैक्टर सर्विसेज दी हमारी इनकम हुई। तो एक मेथड है ना इनकम मेथड। ठीक, इनकम मेथड क्या कहता है, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्लोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, ये भी हेल्प करेगा। ठीक है, एक एक अलग अलग मेथड है, अलग अलग वे में हेल्प करेगा, ये तीनों मेथड है अलग अलग। सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी एक मेथड है। जीडीपी को कहते हैं ना सम टोटल ऑफ वैल्यू, फाइनल गुड्स वाला, वो जो पहला है वैल्यू एडेड, उसके अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल, वैल्यू ऑफ गुड्स निकालते हो ना, तो ये सम टोटल वहां पे आते हैं। तो तीनों मेथड अलग अलग, मतलब आप दोनों को, तीनों को प्लस नहीं कर सकते, तीनों अलग अलग है। इनकम मेथड से भी निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर, पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर, तीसरा है एक्सपेंडिचर, और दूसरा है वैल्यू एडेड। तो इन सब मेथड्स को आप करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, इनकम, नेशनल इनकम काउंट होने में हेल्प करेगा। तो हमें इसमें भी हेल्प करता है। अब ये कल का ये बचे टॉपिक ना आगे वाली क्लास में करेंगे। मेरे हिसाब से इसमें भी एक ही लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर बोल रहा था मैं, 2 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो बना रहा हूँ यार, मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, बाय बाय।